स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में शामिल है, क्योंकि न केवल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से इसे अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, बल्कि जेई नीट के केमिस्ट्री पेपर के लिए भी इसमें से ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द AKS क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, that is coordination chemistry. In this video, we will cover topics like what is coordination compounds, addition compounds, some basic terms related to coordination chemistry, ligands and types of ligands, and many more things. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड्स में पाए जाने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स को बेसिकली हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वह ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसमें एक एटम जो है वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, जबकि दूसरा एटम जो है वह इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। इसे हम NaCl के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। NaCl में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके Na+ में चेंज हो जाता है, और क्लोरीन जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है और अपने आप को Cl- आयन में चेंज करता है। तो इस प्रकार से दो ऑपोजिट चार्जेस Na+ और Cl- के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सेकंड बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और इसमें दोनों एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उनमें दोनों एटम जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझें। मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 है, कार्बन का वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जबकि हाइड्रोजन जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस प्रकार से C और H के बीच में सिंगल 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें दोनों का शेयरिंग है, कार्बन की भी शेयरिंग है और हाइड्रोजन की भी शेयरिंग है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यह वो बॉन्ड है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। यह एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही एटम से डोनेट किए जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है NH3 और BF3 के बीच में बनने वाला बॉन्ड। जैसा कि हमें मालूम है, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल NH3 का बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनने के बावजूद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, जबकि दूसरी तरफ बोरॉन है, बोरॉन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को लेकर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक तरफ नाइट्रोजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक्सेस में है, और बोरॉन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बोरॉन को। तो इस प्रकार से NH3 और BF3 के बीच में एक शेयरिंग वाला अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, परंतु ये डायरेक्शनल होता है। मतलब इसमें नाइट्रोजन जो है वह अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो NH3 डोनर एटम कहलाएगा और BF3 जो है वो एक्सेप्टर एटम कहलाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं,
उनके द्वारा एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी शो की जाती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। मीन्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा शो किया जाता है। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड जनरली तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड जो हैं वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज़ में या सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियोज़ में अटैच्ड होते हैं और मिलकर एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इन्हें हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। ये एडिशन कंपाउंड्स बेसिकली दो टाइप से होते हैं, एक तो डबल सॉल्ट और सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो डबल सॉल्ट होता है वो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं जो स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, मतलब ऐसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। मतलब जो डबल सॉल्ट का जिनका जैसा कॉम्बिनेशन है उसे वो सॉलिड स्टेट में मेंटेन करते हैं, परंतु जब उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो वो एक्वस सोल्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मीन्स एक्वस सोल्यूशन में वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करके सेपरेट आयन में चेंज हो जाते हैं। और जब हम उस सॉल्यूशन से इनका टेस्ट करते हैं तो जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन हैं उनका टेस्ट हमें मिलता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, मतलब अपने आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, परंतु वो न केवल सॉलिड स्टेट में बल्कि एक्वस स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं। मतलब उनमें जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होते हैं वो सभी का टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझें। कार्नेलाइट जो कि जिसका फॉर्मूला है KCl MgCl2 और 6H2O, जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और उस सोल्यूशन का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें K+ का टेस्ट मिलता है, मतलब पोटेशियम आयन का टेस्ट मिलता है, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट मिलता है और क्लोराइड आयन का टेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि कार्नेलाइट एक डबल सॉल्ट है और वह एक्वस स्टेट में अपने कांस्टेंट आयन में डिसॉल्व हो जाता है, टूट जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, पोटाश एलम जिसे हम सामान्य रूप से फिटकरी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। जब इसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और उस पानी में से, उस सोल्यूशन में से जब आयंस का टेस्ट करते हैं तो हमें इसमें पोटेशियम आयन का टेस्ट मिलता है, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट मिलता है और सल्फेट आयन का टेस्ट मिलता है। मीन्स पोटाश एलम भी अपने कांस्टेंट आयन में डिसॉल्व हो जा रहा है। तो पोटाश एलम भी डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। आइए अब हम देखें कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, बचा के रखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम। CuNH3 4 टाइम्स SO4, जब इसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें से हमें केवल सल्फेट आयन का टेस्ट मिलता है। कॉपर और अमोनियम आयन जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं और अपने कॉम्प्लेक्स स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। इसी प्रकार से K4FeCN6, इसमें से जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें से पोटेशियम आयन ही अलग होता है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हमने बड़े ब्रैकेट में शो किया है FeCN6 4- चार्जेस, ये जो है वह अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता और अपने कॉम्प्लेक्स नेचर को मेंटेन करता है। एक और एग्जांपल देख लें, K2PtF6, इसमें से भी हमें केवल पोटेशियम का टेस्ट मिलता है, जबकि इसका जो कॉम्प्लेक्स नेचर है PtF6 2-, यह अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो अपनी कॉम्प्लेक्स नेचर को मेंटेन रखते हैं, जबकि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपने जितने भी कॉन्स्टेंट आयन होते हैं उसमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों सॉल्ट के नेचर में डिफरेंस है और बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन वाले कंपाउंड्स को ही देखना है। तो आइए देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स को। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होगा कि एक नॉर्मल ट्रेंड है कि हम जब कभी भी आयनिक साल्ट को लिखते हैं तो उसमें हम
पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। जैसे हमने ए बी लिखा तो ए बी में से ए पॉजिटिव आयन है और बी नेगेटिव आयन है, ये एक जनरल ट्रेंड है। NaCl सोडियम क्लोराइड में भी जैसे हम लिखते हैं तो Na+ को पहले लिखते हैं, Cl- को लिखते हैं। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि हम पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में भी इनके बेसिक टर्म्स को जानेंगे। यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखते हैं तो हमने देखा हमें जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं यहाँ पे, इसे हम देखें। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है K4FeCN6 और सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है CONH3 6 टाइम्स Cl3। इन दोनों में देखने से हमें कुछ बात कॉमन आ रही है कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में K4FeCN6 में ये जो बड़ा ब्रैकेट है वह पीछे की ओर है और सेकंड वाले एग्जाम्पल में ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो सामने की ओर है। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है इस केस में वह नेगेटिव आयन जैसा बिहेव करेगा और एक सेकेंड, हाँ, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये वाला, यह नेगेटिव आयन जैसा बिहेव करेगा और सामने का हिस्सा यह पॉजिटिव नेचर का है। जबकि जब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये जो बड़ा ब्रैकेट है यह पॉजिटिव नेचर का है और इसके पीछे वाला हिस्सा वह नेगेटिव नेचर का है। तो इस चीज़ को हमें पहले समझना है कि यदि जो बड़ा ब्रैकेट है जिसे हम यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट है वह पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यदि पीछे की ओर है तो वह नेगेटिव आयन जैसा बिहेव करेगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर यदि सामने की ओर है तो वह पॉजिटिव आयन जैसा बिहेव करेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर दोनों का हो सकता है। पीछे लगा है देन इट विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव आयन और सामने है तो वो पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद यदि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जैसे इस एग्जांपल में है FeCN6, ये जो Fe है पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में CO, ये दोनों जो हैं सेंट्रल मेटल आयन कहलाते हैं। और ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और ये डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसमें वो जो ये ग्रुप है CN6 या NH3 इनसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उसको वो रिसीव करते हैं। मतलब इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिनके पास जो स्पेस होता है उस स्पेस में यहाँ पर जैसे CN6 और यहाँ पर NH3 इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वो रिसीव कर पाते हैं। तो इसे हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। जबकि CN6, ये जो CN6 है ये 6 नंबर में है, यहाँ पर NH3 6 नंबर में है। CN या NH3 को हम कहते हैं लिगेंड, हम यहाँ पर इसे कह रहे हैं लिगेंड। और ये जो 6 नंबर है मतलब लिगेंड का जो नंबर है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 6 यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। CN6 मतलब 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि एक तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि बड़े ब्रैकेट में होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो कि डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है। उसके साथ कुछ नंबर में लिगेंड होते हैं, ये 6 या 4 हो सकते हैं क्योंकि ये इस नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड किसे कहते हैं? ये जो लिगेंड होते हैं एक्चुअली ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन दैट अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड लिगेंड। ये बेसिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो लिगेंड है इनमें कितने डोनर साइट है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर देने के कितना कैपेसिटी है, उसके बेसिस पर इसको हमने कुछ कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। इफ देयर इज ओनली वन डोनर साइट देन दैट लिगेंड विल बी टर्म्ड एज मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर एक डोनर साइट होगा उसे हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे।
2 डोनर साइट होगा, बाइडेंटेड लिगेंड कह लेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 डोनर साइट है, इट विल बी ट्राइडेंटेड लिगेंड, 4 होने से पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, और मान लीजिए 6 डोनर साइट है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इस प्रकार से मोनोडेंटेड या ये बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस प्रकार से ये सभी के सभी पॉलीडेंटेड लिगेंड में आते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में जानें। फ्रेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड जो होता है वो बेसिकली उनके चार्ज के बेसिस पर हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड कैटायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड मीन्स नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड हैं, कैटायनिक लिगेंड मतलब जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रल लिगेंड मीन्स जिनमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो आइए हम एनायनिक लिगेंड को समझें। ये जो एनायनिक लिगेंड होता है ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं, और चूंकि ये सभी मोनोडेंटेड लिगेंड के अंडर में हम इसको पढ़ रहे हैं, मीन्स इनके पास एक डोनर साइट है इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। इसी प्रकार एनायनिक लिगेंड में OH माइनस, इसे हम हाइड्रोक्सो कहेंगे, Cn माइनस साइनो, CH3COO माइनस एसीटेटो, S2 माइनस सल्फिडो, NO2 1 माइनस नाइट्रेटो, NO3 1 माइनस नाइट्रेटो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो और SO4 2 माइनस सल्फेटो। ये सभी जो ग्रुप हैं जिसे हम एनायनिक लिगेंड कह रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज ग्रुप हैं और ये सभी मोनोडेंटेड एनायनिक लिगेंड में आते हैं। सेकंड इज न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसमें पहला है CO, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, PH3 फॉस्फीन, NO नाइट्रोसिल, NH3 एमीन और H2O इसे एक्वा। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रल लिगेंड है। नेक्स्ट इज कैटायनिक लिगेंड। ये जो कैटायनिक लिगेंड होते हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। NO2 1+, इसे हम नाइट्रोनियम कहते हैं। सेकेंड इज NH2 NH3+, दैट इज हाइड्राजीनियम, एंड NO सिंगल प्लस नाइट्रोसोनियम। तो इस प्रकार से ये कैटायनिक लिगेंड है। अब ये जो सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसके अलावा यदि इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइट हो तो उन्हें हम पॉलीडेंटेड लिगेंड में लेते हैं। मीन्स पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइट है। तो फर्स्ट इन दिस कैटेगरी इज बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जिनमें 2 डोनर साइट है, और इसके एग्जाम्पल हैं एथिलीन डायमीन, जिसे हम शॉर्टकट में EN लिखते हैं, और ऑक्सलेट आयन जिसे OX के रूप में लिखते हैं। एथिलीन डायमीन में CH2 NH2 दोनों तरफ है, और इसमें COO सिंगल माइनस CO सिंगल माइनस, जिसे हम ऑक्सलेट आयन कहते हैं C2O4 के रूप में। इफ देयर इज 3 डोनर साइट, इट विल बी टर्म्ड एज ट्राइडेंटेड लिगेंड। दैट मीन्स इसके पास 3 डोनर साइट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। एग्जाम्पल है डाई एथिलीन ट्राईएमिन, जिसको शॉर्टकट में हम डाई एन के रूप में लिखते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार से है NH2 CH2 2 टाइम्स NH CH2 2 टाइम्स NH2। यहाँ पर इस N और इस N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको कि वो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के लिहाज से जो बहुत पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है दैट इज EDTA, जिसको कि हम एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट कहते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिसको कि वह डोनेट कर पाता है, और यह हेक्साडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। इसके फॉर्मूला को आपको बार बार बनाकर रिवाइज करके देखना चाहिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर CH2 है, CH2 के बगल में
जैसे NH2 है तो NH2 में से H को हम रिप्लेस कर रहे हैं और वहाँ पर हम एसीटेट आयन को ऐड कर रहे हैं, तो NCH3CO1- NCH3CO1-। इसी प्रकार से इस तरफ भी इस CH2 के साथ जो N लगा हुआ है उसका एक बॉन्ड बन रहा है CH3COO1- और दूसरा बॉन्ड बन रहा है CH3CO1-। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड जो कि 6 डोनर साइट वाला लिगेंड है, जिसका एग्जाम्पल EDTA है, और यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नेक्स्ट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम होता है, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, परंतु वो एक समय में एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। मतलब होता 2 है परंतु वह एक एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल ये हम देखें, जैसे NO2 इसमें N के पास भी है और O के पास भी है, तो अगर वो N से जुड़ा है तो हम उसे नाइट्रो कहेंगे, और अगर O से जुड़ा है तो ONO को हम नाइट्रेटो कहते हैं। इसी प्रकार से जो साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप में अगर वह C से जुड़ा है तो उसे साइनो कहेंगे, और यदि N से जुड़ा है तो आइसोसाइनो कहेंगे। इसी प्रकार से SCN इसे हम थायोसाइनाइड कहते हैं। यदि इसको हम रिवर्स कर दें और NCS कर दें, मतलब नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो उसे हम आइसोथायोसाइनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, उनमें से किसी एक के साथ भी वह सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ सकता है। नेक्स्ट इज किलेटिंग लिगेंड। ये एक स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है। व्हेन ए पॉलीडेंटेड लिगेंड बाइंड्स टू द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल आयन से इस प्रकार से जुड़ता है कि वहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कीलेट कहते हैं, और ऐसे लिगेंड को हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है निकल डाइमेथिल ग्लाइकोसिन। इसमें देखेंगे बीच में सेंट्रल मेटल आयन के रूप में निकल है, और यहाँ पर NOCCH3, इधर NOHCCH3, ठीक इसका रिवर्स इस तरफ है। जैसे जिस प्रकार से NOHCCH3 था, इस तरफ NOHCCH3, और जैसे NOCCH3 इस तरफ है, इसके जस्ट रिवर्स NOCCH3 इस प्रकार से, और यहाँ पर ये बॉन्ड के रूप में आपस में जुड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है इस प्रकार के लिगेंड को, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कीलेट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल को आपको बना के देखना चाहिए, निकल डाइमेथिल ग्लाइकोसिन। आइए बच्चों, हम अब ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करें जिससे बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। IUPAC दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसको नाम रखने का एक तरीका है, तो उसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका नेमिंग, उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का कुछ रूल सेट किया गया है। आइए उसे देखें। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन होता है। तो जब हम उसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव आयन को लिखते हैं। एक एग्जांपल हम देखें, K4FeCN6। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो बड़े ब्रैकेट में है, ये नेगेटिव आयन है, और इसके पहले जो लगा है वो K4 जो है वह पॉजिटिव आयन है। तो देखिए इसका नाम हमने लिखा पोटेशियम
हेक्सासाइनोफेरेट, यहाँ पर पोटेशियम जो है पॉजिटिव आयन है और हेक्सासाइनोफेरेट जो कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है वह एक नेगेटिव आयन जैसा बिहेव करता है। इन द सेम वे CONH3 6Cl3, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यह सामने की ओर है तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव आयन, और जो बाद का जो काउंटर आयन है दैट इज Cl3 इट विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव आयन। तो ये एक ट्रेंड है कि पॉजिटिव आयन का नेमिंग हम पहले करते हैं, नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद नेगेटिव आयन आता है। तो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर का पहला रूल है कि पॉजिटिव आयन को हमको पहले लिखना है, देन वी विल राइट द नेगेटिव आयन। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें लिगेंड भी होते हैं, उसमें सेंट्रल मेटल होते हैं और उसके साथ उन्हें हम ऑक्सीडेशन नंबर में भी लिखते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसे हमने बड़े ब्रैकेट में लिखा है वहाँ पर सबसे पहले हम लिगेंड के नाम से स्टार्ट करते हैं। जो लिगेंड लगा हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं और उसमें भी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज, जैसे यहाँ पर CONH3 6 बड़े ब्रैकेट के साथ 3+ का स्टेट है, तो यहाँ पर देखेंगे जो 6 है ये जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और NH3 जो कि यहाँ पर लिगेंड है, तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। हेक्सा NH3 इज एमीन, तो हमने लिखा हेक्सा एमीन। इसके बाद कोबाल्ट, चूँकि पॉजिटिव आयन है इसलिए हमने इसको कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट, और इसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं। जैसे रोमन नंबर्स लिखने का एक तरीका है उस प्रकार से लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम आता है, लिगेंड में भी सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम आता है। उसके बाद सेंट्रल मेटल का हम नाम लिखेंगे। अगर सेंट्रल मेटल जो है वह नेगेटिव है तो उसका नाम रखने का तरीका अलग है और पॉजिटिव है तो उसके एज इट इज़ नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के साथ हम ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ लिगेंड। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड होता है उनके नाम का भी तरीका है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। तो जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उसके नाम के साथ हम लास्ट में सफिक्स O लगाते हैं, मतलब नाम में हम O जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3CO ये एसीटेट ग्रुप है तो इस पर -1 का नेगेटिव चार्ज है तो इट विल बी एसीटेटो। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम इसे एसीटेटो कहेंगे। जैसे Cl1-, Cl इज क्लोराइड आयन, तो जब हम इसको नाम जोड़ते हैं तो पहले इसे क्लोरो लिखा जाता था, अब इसे क्लोरिडो लिखा जाता है। तो इसमें भी हमने देखा कि नाम के साथ O लगाया गया है। CN1- को साइनो कहा जाता है, CO3(2- को कार्बोनेटो कहा जाता है, OH1- को हाइड्रोक्सो कहा जाता है, C2O4(2- ये ऑक्सलेट आयन है, इसे ऑक्सलेटो कहा जाता है, NO2(1+ को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है, नाइट्रो, S2- को सल्फिडो कहा जाता है, O2- को ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है, ऑक्सो, H1- को हाइड्रिडो ग्रुप कहा जाता है, SO4(2- को सल्फेटो कहा जाता है और SCN1- को थायोसाइनेटो कहा जाता है। ऐसे और भी लिगेंड है परंतु मैंने यहाँ पर ऐसे लिगेंड्स का लिस्ट लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें ये पहले ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के साथ हमें O लगाकर उसका नाम रखना है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव लिगेंड। ये जो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं इनके नाम के साथ हम EM लगाते हैं, IUM, EM, मतलब सफिक्स में नाम के साथ हम EM जोड़ेंगे। जैसे NO2(1+ है, NO2(1+ को हम कहते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, और NO1+ को कहते हैं नाइट्रोसोनियम। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट है NH3(1+ और NH2NH3+, इसे कहा जाता है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं
उनके नाम के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जोड़ना अनिवार्य नहीं होता, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि न्यूट्रल लिगेंड के साथ क्या नाम जोड़ा जाएगा। इसे जैसा कहा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसे H2O, इसे हम एक्वा लिखते हैं नाम लिखते समय, NH3 को एमीन लिखा जाता है, NO को नाइट्रोसिल लिखा जाता है और CO को कार्बोनिल लिखा जाता है। तो इस प्रकार से नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों प्रकार के जो लिगेंड्स होते हैं उनको लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम कुछ ऐसे लिगेंड्स को देखें, ऐसे एग्जाम्पल्स को देखें जो बार बार पूछे जाते हैं। अब इसमें हमें जो हमने रूल्स पहले पढ़े हैं उसका ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें Na2SiF6। इस लिगेंड का जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये पीछे है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर नेगेटिव आयन है और सामने वाला ग्रुप जो है वो काउंटर आयन जिसे हम कहते हैं वह पॉजिटिव ग्रुप है। तो रूल ये है कि पॉजिटिव का नाम हम पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले हम Na अर्थात हम लिखेंगे सोडियम। अब इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमें सबसे पहले लिगेंड के नाम के साथ स्टार्ट करना है। यहाँ पर F6 जो है लिगेंड है, तो सबसे पहले 6 अर्थात हेक्सा, F जो है F माइनस यानी कि वो नेगेटिव लिगेंड है, तो फ्लोरो हम लिखते हैं O लगा के, फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। और ये चूंकि नेगेटिव लिगेंड है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है नेगेटिव चार्ज में है, तो Si यानी कि जो सिलिकॉन ग्रुप है उसमें हम 8 लगाएंगे और इसे सिलिकेट कहेंगे। तो इसका नाम होता है सोडियम हेक्सा फ्लोरो सिलिकेट। अब इसके साथ साथ जो सेंट्रल मेटल आयन है वह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमें लिखना है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, आइए हम उसे देखें। इसे हम ध्यान देना है कि जैसे सोडियम है, सोडियम जनरली +1 स्टेट में मिलता है, तो यहाँ पर 2 × +1 ये इसका वैल्यू हो जाएगा। हमें सेंट्रल मेटल आयन यानी कि सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मान लीजिए हम इसको X ले लेते हैं। और फ्लोरीन जो है F- के रूप में मिलता है, तो 6 × -1 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको 0 माने। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + X - 6 = 0। और यदि हम अब x का वैल्यू फाइंड करें तो वी विल गेट 4। तो यहाँ पर देखें x यानी कि जो सिलिकॉन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिला 4, तो इसे हम रोमन नंबर भी लिखेंगे इस प्रकार से 1 एंड इस प्रकार से 4। तो ध्यान दीजिएगा ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल है वो हर तरह से एप्लीकेबल होता है। सेकंड, यहाँ पर मैंने और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, आइए उसे देखें। CrCl2H2O4 NO3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर सामने है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हम पहले लिखेंगे। और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ है कि 2 लिगेंड हैं Cl2 और H2O। अब इसका नाम लिखते समय जनरली ये ट्रेंड है कि हम लिगेंड में जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर H2O यानी कि एक्वा ग्रुप और Cl यानी कि क्लोरो ग्रुप है, तो A पहले आता है, तो हम H2O ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 बार है, तो इट विल बी टेट्रा एक्वो। देन Cl2 2 बार है, तो डाई क्लोरिडो और क्रोमियम। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम यहाँ पर जगह छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं NO3 यानी कि नाइट्रेट, तो इसका नाम हुआ टेट्रा एक्वो डाई क्लोरिडो क्रोमियम नाइट्रेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका ये है कि हम क्रोमियम को X मान ले और Cl2 मतलब -2, H2O जो है वह 0 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इसका वैल्यू होगा, और NO3 जो है 1- है मतलब -1, तो -2 और -3 यानी कि -2 और -1 दैट इट विल बी -3। तो जब ये इधर जाएगा तो क्रोमियम का वैल्यू हमें मिलेगा 3। तो हमने यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे 3 लिखा है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखें, K3Fe
C2O4 यानी कि ऑक्सलेट आयन है 3 टाइम्स है। यहाँ पर फिर से पोटेशियम जो है पॉजिटिव आयन है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले पोटेशियम, देन 3 मीन्स ट्राई, दिस इज ऑक्सलेट ग्रुप, सो ऑक्सलेटो, और Fe नेगेटिव होने की वजह से इसे हम फेरेट कहते हैं। तो नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। और आपको हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सलेट आयन है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो 3 × -2 दैट इज -6, और इसमें से +3 को माइनस करेंगे तो हमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो इसका नाम हुआ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3। इसी प्रकार से आप एक एक यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को कंफर्म कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लें, KPtCl3NH3। अब यहाँ पर फिर से पोटेशियम जो है सामने है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वह पीछे है, नेगेटिव आयन जैसा बिहेव करेगा। तो पोटेशियम अब यहाँ पर फिर से आ गया, एमीन ग्रुप है और क्लोरीन ग्रुप है, नाम पहले इसका आएगा, तो हमने लिखा पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोरिडो प्लेटिनेट। ठीक है, पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोरिडो प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका ये है कि NH3 न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू -3 और इसको +1, तो +1 -3 = 2। तो इस प्लेटिनम जो है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें इसको ध्यान देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम आराम से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, LiAlH4। Li पॉजिटिव है तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लिथियम 4 टाइम्स H है तो टेट्रा हाइड्रिडो और एल्यूमिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फिर से वो तरीका, यहाँ पर -4 हुआ और यहाँ +1, तो -4 और +1 दैट इज 3। तो लिथियम यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज COCl2En2SO4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर सामने है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, SO4 में नेगेटिव है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Cl2 और En2 दैट मीन्स एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन और Cl2 में C पहले है, तो इस नाम हम C से स्टार्ट करेंगे, Cl से स्टार्ट करेंगे, तो डाई क्लोरिडो, और यहाँ पर En जो है 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि एथिलीन डाइएमीन में डाई ट्राई ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें डाई ट्राई शब्द जो पहले से रहता है उनका नाम, उनके नंबर को हम लिखते समय जनरली हम डाई ट्राई की जगह 20, अगर 2 है तो 20 लिखते हैं, 3 है तो ट्रिस लिखते हैं, 4 है तो टेट्राकिस लिखते हैं, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ लिखा डाई क्लोरिडो 20 मीन्स 2, ब्रैकेट में हम एथिलीन डाइएमीन को लिख रहे हैं जो लिगेंड है। उसके बाद कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद हमने लिखते हैं सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर Cl2 मतलब -2, En जो है वो न्यूट्रल है इसलिए इसको मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसे हम 0 लिखेंगे, और SO4 2-, तो -2 और -2 यहाँ पर तो -4। तो कोबाल्ट जो है इधर जाने के बाद ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें 4 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देख लें, KCOCnCO2NO। ये पूरा जो ग्रुप है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो नाम देखें पोटेशियम। अब यहाँ पर Cn और CO साइनाइड ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, तो नाम कार्बोनिल से पहले आएगा तो डाई कार्बोनिल, देन साइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 हमें मिलता है, तो नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम डाई कार्बोनिल साइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2। एक और एग्जांपल देखें, Na2CrCH3CO 4 टाइम्स En। लिगेंड में हमें En यानी कि एथिलीन डाइएमीन मिल रहा है, एसीटेट 4 टाइम्स मिल रहा है, और सामने की ओर पोटेशियम ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा Na2 यानी कि सोडियम टेट्रा एसीटेटो एथिलीन डाइएमीन क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर हमें ये 2 मिलता है। CH3CO पर -1 है तो ये हो जाएगा -4, और Na2 है मतलब +2, तो +2 - 4 इज 2। तो क्रोमियम का जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर मिलने वाला है वो हो जाएगा
2 नाम होगा सोडियम टेट्रा एसीटेटो एथिलीन डायमीन क्रोमेट। आइए हम ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल देख लें जिसके ऊपर चार्जेस लगा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का ही नाम हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसके आगे कोई काउंटर आयन नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं ZnNCS 4 टाइम्स और इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज 2-। तो इसका नाम हम स्टार्ट करेंगे लिगेंड के नाम से, 4 मतलब टेट्रा, NCS N से स्टार्ट हुआ है, थायोसाइनेटो, N यहाँ पर ध्यान देंगे ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, N से जुड़ा है तो हमने यहाँ लिखा थायोसाइनेटो N, और नेगेटिव होने की वजह से जिंक में 8 लगाएंगे, इट विल बी जिंकेट, और ऑक्सीडेशन स्टेटस का हमको 2 मिलता है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो N जिंकेट 2 आयन। एक और एग्जांपल देख लें, कैडमियम के साथ SCN 4 टाइम्स 2- है ये, तो टेट्रा थायोसाइनेटो S से जुड़ा है इसलिए S लिखते हैं, टेट्रा थायोसाइनेटो S कैडमेट 2 आयन। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते समय या IUPAC नाम लिखते समय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसे यदि हम ध्यान देंगे तो वो आसानी से हम इसे लिख सकते हैं, और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो बच्चों इसे प्रैक्टिस में रखिए। इसके अलावा ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें नाम दिया रहता है, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है, मतलब उसका नाम जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो दिया रहेगा, हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। अब देखिए पोटेशियम सामने लिखा है तो हम पहले K लिख देंगे, हेक्सासाइनोफेरेट यानी कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा, फेरेट यानी कि Fe, साइनो मतलब CN ग्रुप और हेक्सा मतलब 6। अब ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि Fe में 3 आना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पर ये 6 में से 3 को करेंगे तो हम लोग पोटेशियम का नंबर 3 मिलेगा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इसका नाम होता है। एक और देख लें, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो प्लेडिनेट 2। अब यहाँ पर नाम देखेंगे कि पोटेशियम है तो K हम लिख दें, टेट्रा क्लोरिडो प्लेडिनेट, तो पैलेडियम को PD हमने यहाँ लिखा, देन 4 टाइम्स Cl है, PdCl4। अब यहाँ टेट्रा क्लोरो है मतलब -4 है, और सेकंड स्टेज आने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2+ होना चाहिए, तो पोटेशियम जो है उसका नंबर हो जाएगा K2। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है K2PdCl4। एक और एग्जांपल देखें, डाईएमीन डाईक्लोरिडो एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, डाईएमीन डाईक्लोरिडो एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो नाम स्टार्ट करते हैं, डाईएमीन मतलब NH2 ग्रुप जो है वो 2 बार है, डाईक्लोरिडो Cl 2 बार है, एथिलीन डाईएमीन 1 बार है, तो हमने लिखा, और क्रोमियम, तो क्रोमियम NH3 2Cl2En, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद Cl यानी कि क्लोराइड लिखेंगे। इसी प्रकार से ट्रिस एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो ट्रिस यानी कि एथिलीन डाईएमीन जो है 3 टाइम्स है, तो En3 यहाँ लिख दिए, फिर क्रोमियम Cr और क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फिर से कि एथिलीन डाईएमीन जो है वो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज 0 है, और यहाँ पर ये 3 स्टेट में है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास 3 काउंटर आयन क्लोराइड के होने चाहिए, तो इसी वजह से Cl 3 टाइम्स है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम यानी कि K, ट्राई ऑक्सिलेटो यानी कि C2O4 जो है वो 3 टाइम्स है, और एल्यूमिनेट यानी कि Al, और ये 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि C2O4 3 टाइम्स है, यानी कि इसके ऊपर -6 चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पोटेशियम का जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा 3, तो इसके मतलब हमें एटलीस्ट 3 पोटेशियम के आयन चाहिए, तभी ये 3 - 6 = 3 मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि इसमें कितने काउंटर आयन हमें लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से हमें ये समझना है कि अगर फॉर्मूला दिया है तो कैसे हम नाम लिखें, और यदि नाम दिया है तो कैसे हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर वाले प्रश्न जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है कि ढेरों क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर के होते हैं। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे
बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पर बहुत कम एग्जाम्पल लिया है, परंतु आपको बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने नॉलेज को कंफर्म करिए। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। गिव IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर हमें नाम लिखना है। अब देखिए K2ZnOH 4 टाइम्स है। अब यदि एक हिंट यहाँ से स्टार्ट कर ले, K2ZnOH 4, K2 दैट इज पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये 4 टाइम्स है और जिंक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसका नाम हम पहले लिखेंगे, किसका नाम बाद में लिखेंगे, और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और यदि कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, फिर मैं इसका IUPAC नाम आपको बताऊँगा। इसी प्रकार से कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं नाम के। इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, जैसे हेक्साएमीन निकल 2 क्लोराइड। अब इसका हमको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो निकालना है। हेक्साएमीन है, NH3 ग्रुप जो है वो 6 हेक्सा टाइम है, यानी कि 6 टाइम्स है। निकल Ni है और क्लोराइड है। तो कैसे हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे ये आपको देखना है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, और जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में, जिसमें बहुत सारे थ्योरीज जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बनने के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। तो सबसे पहली थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी जो है वो 1893 में अल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था। उन्होंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट होती है, शो होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इनमें जो प्राइमरी वैलेंसी है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल, इसको आयोनाइज किया जा सकता है, मतलब आयन रूप में चेंज किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो मेटल आयन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बराबर होती है। तो हम प्राइमरी वैलेंसी को मेटल के पॉजिटिव चार्ज के बराबर लेते हैं। सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल होती है, जहां हमने देखा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब इसको आयंस रूप में हम चेंज नहीं करते। और इनफैक्ट ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने लिगेंड्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो ये थ्योरी वर्नर के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है और उसके अनुसार हमें इसे समझना होता है। कुछ एग्जाम्पल से इसे हम समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है CONH3 6Cl3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसा कि हमको मालूम है कि जब हम इसको एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो चूँकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता, तो ये एक आयन के रूप में इंटैक्ट रहेगा। तो CONH3 6 टाइम्स 3 प्लस इसके ऊपर चार्ज रहेगा और हमें 3Cl माइनस के रूप में आयन मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3Cl माइनस है जो हमें आयन रूप में मिल रहा है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू 3, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो लिगेंड के नंबर के बराबर होती है और यहाँ पर NH3 का जो नंबर है 6 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगी। एक और एग्जांपल देखें, CONH3 5Cl Cl2। इसी को हमने थोड़ा एलोबरेट किया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये जो स्फीयर है वो इंटैक्ट रहेगा और हमें 2Cl माइनस आयन मिलेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी इट विल बी 2, यहाँ पर हमें प्राइमरी वैलेंसी 2 मिलेगी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है और यहाँ पर हमें 5 NH3 है और 1 Cl है, तो टोटल 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एक और एग्जांपल देख लिए, CONH3 4 Cl2 Cl, ब्रैकेट से बाहर Cl है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसके आयोनाइजेशन से हमें Cl माइनस मिलेगा और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा। तो एक ही हमें क्लोराइड आयन मिल रहा है तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी
और सेकेंडरी वैलेंसी में जितने भी लिगेंड हैं तो यहाँ पर 4 टाइम्स NH3 है और 2 Cl है, तो इट विल बी 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो ये वर्नर के द्वारा प्रपोज किया गया था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया गया दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VBT भी कहते हैं। इसे पॉलिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसको देखें। फर्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल मेटल आयन टू एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, और हम सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट होने के कारण इनके पास डी ऑर्बिटल उपलब्ध रहता है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे इलेक्ट्रॉन का पेयर लेना है, मतलब एटलीस्ट 1 पेयर दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एटलीस्ट उसके पास एक ऑर्बिटल में टोटल वैकेंसी होनी चाहिए, जगह होना चाहिए जहां पर वह इलेक्ट्रॉन को ले सके। सेकेंड पॉइंट इज द सुटेबल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइज टू प्रोवाइड एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस प्रकार से हाइब्रिडाइज करते हैं, अर्थात रीएडजस्ट करते हैं, ताकि जो लिगेंड से हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है उसके लिए जगह बन जाए। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को जो लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तैयार होते हैं उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और अलग अलग प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है। थर्ड पॉइंट इज दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, चूँकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो गया है, तो जितना रिक्वायर्ड नंबर रहता है उतना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करते हैं। एक चीज़ हमें और ध्यान देना होगा कि जब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है। अगर when inner n-1 d orbital are used in hybridization, the complex is called inner orbital complex। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो सबसे बाहर वाला हमारा ऑर्बिट होता है, अगर d ऑर्बिटल उससे एक अंदर वाले ऑर्बिटल में यूज़ हुआ है, जैसे मान लीजिए 4s में हमें इलेक्ट्रॉन है और यदि 3d वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है तो वो एक उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक कम हुआ तो उसे हम इनर ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर इनर डी ऑर्बिटल जो है यदि हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो रहा है तो हम उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करेंगे, और इसके कॉन्ट्ररी अगर सभी ऑर्बिटल जो है वो बाहर के मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं तो हम उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज A substance which do not contain any unpaired electrons is not attracted by magnetic field। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर ऐसा सब्सटेंस हमें मिल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आकर्षित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम डायमैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके द्वारा अट्रैक्टेड नहीं होते, उसके द्वारा आकर्षित नहीं होते। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि उनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। एक और पॉइंट देखें, अ सब्सटेंस which contains one or more unpaired electrons in d orbital is attracted by the magnetic field, और उसे हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा हमने कि अगर उसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में तो वह मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा और उसे हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म के हिसाब से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स विदाउट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं, जबकि अगर इफ देयर इज वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल शो सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो उसे हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहे हैं तो उसको एक थोड़ा सा देख लें हम।
D2sp3 और sp3d2, अगर इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स मिलता है उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल रूप में मिलता है। DsP2 अगर मिलता है तो वह स्क्वायर प्लेनर के रूप में मिलता है, और sp3 मिल रहा है तो वह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे D2sp3 है, यहाँ पर D पहले आ रहा है, यानी कि ये अंदर वाले ऑर्बिटल का D ऑर्बिट है, तो हम इस एग्जाम्पल को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जहाँ पर sp3d2 है तो यहाँ पर सभी बाहर के ऑर्बिटल वाले ये हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। DsP2 ये अंदर वाला है तो इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और sp3 इसमें सभी बाहर के होंगे तो ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये अलग अलग प्रकार के हाइब्रिड की अलग अलग शेप्स हमें देखने को मिलती है। एक और पॉइंट जो ध्यान देना हमें कि ये जो अभी हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात की जो उसके मैग्नेटिक मोमेंट को डिसाइड करती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है μs = √n+2, जहाँ पर n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसके बेसिस पर हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करते हैं। मान लीजिए उस कॉम्प्लेक्स में केवल n = 1 यानी कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में रखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट = √1 1+2, तो ये कितना हो जाएगा √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इसे हम Bm यानी कि बोर मैग्नेटॉन के रूप में, ये इसकी यूनिट है Bm बोर मैग्नेटॉन, उस रूप में लिखते हैं। तो इफ़ देर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1.73। इन द सेम वे इफ़ n = 2, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला में इस प्रकार से रखेंगे √2 2+2, तो इट विल बी √8 एंड वैल्यू विल गेट इज 2.82 बोर मैग्नेटॉन। n = 3 होने पर √15 हम मिलता है और इसका वैल्यू आता है 3.87 बोर मैग्नेटॉन। n = 4 होने पर √24 आता है 4.89 बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड होती है, और इसका यूनिट होता है Bm यानी कि बोर मैग्नेटॉन। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो लिगेंड्स होते हैं उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पर दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो कैपेबल ऑफ फोर्सिंग इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप। मान लीजिए किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो वह अपने प्रभाव की वजह से सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए फोर्स करता है, मतलब इसके कारण वो पेयरिंग कर पाते हैं। जबकि वीक फील्ड लिगेंड अगर आ रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाते, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने भी हमारे पास उपलब्ध ऑर्बिटल्स रहते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं, केवल वहीं पर जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें साइनाइड Cn- CO En दैट इज एथिलीन डायमीन, NH3 H2O pyridine। वीक फील्ड लिगेंड्स में हैं जितने भी हैलोजेंस हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, और फिर NO3 1- OH 1- ऑक्सिलेट आयन, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, ये आपस में कंपैरेटिव स्ट्रेंथ शो करते हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो अगर दो होगा तो इसमें से जो हमारे लेफ्ट साइड वाले हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इधर वाले कम स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों टाइप के लिगेंड्स को जानना जरूरी है क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है और इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जानना आसान हो पाता है, परंतु फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्जामिनेशन के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के लिमिटेशंस को भी जानना जरूरी है। तो कुछ लिमिटेशंस की बात करें
फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब जब लाइट उसमें एब्जॉर्ब होता है तो कुछ वो रेडिएशन कुछ कलर एमिट करते हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेम मेटल शो डिफरेंट कलर। यहाँ पर एक और इसका एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है इस थ्योरी का कि एक ही मेटल के अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके बाद सर्टन लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाइल अदर्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें देखना होता है कि कुछ लिगेंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं जबकि कुछ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी होती है, कोई ज़्यादा स्टेबल है कोई कम स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ उसके लिमिटेशंस हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनके लिमिटेशन होने के बावजूद भी काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है और इस थ्योरी के बेसिस पर, इस थ्योरी के पॉइंट्स के आधार पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, उनके नेचर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी के पॉइंट्स को देखें। व्हेन लिगेंड्स कम क्लोजर टू मेटल आयन अ फील्ड इज क्रिएटेड। ध्यान दीजिएगा, जब एक लिगेंड मेटल आयन के पास में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है और जब इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के पास होगा तो एक वहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होगा। इस फील्ड में दोनों चीज़ें हो सकती है कि सेंट्रल मेटल आयन का जो पॉजिटिव नेचर है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और सेंट्रल मेटल आयन के जो अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल भी करेंगे, तो उन दोनों का एक एवरेज फील्ड क्रिएट होता है। दिस फील्ड टेंड्स टू स्प्लिट द डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल। जब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल आयन के पास आते हैं तो उनके इफेक्ट के कारण जो सेंट्रल मेटल आयन की डी ऑर्बिटल होते हैं, जो 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनको कि हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, वो अलग अलग एनर्जी लेवल में टूट जाते हैं, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। एंड थर्ड इज एनर्जी गैप बिटवीन द स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स डिटरमाइन द मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। ये जो स्प्लिट हो रहा है एनर्जी लेवल में वो कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, उनमें गैप कितना है, ये उस कंपाउंड के मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी से उसको डिटरमाइन करते हैं, उससे के द्वारा ये फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लिगेंड फील्ड थ्योरी के जिसको स्टडी कर लें आप। देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसे एच बेथे और वान विलेक ने प्रपोज किया था। इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं द मेटल आयन एंड द लिगेंड एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। जो मेटल आयन होते हैं और लिगेंड होते हैं वो पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करते हैं एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मेटल आयन और लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्जेस के रूप में बिहेव कर रहे हैं और दोनों के बीच में यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्योंकि वो दोनों या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन के रूप में बिहेव करते हैं। तो इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो 100% आयनिक नेचर का होता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रकार के पॉजिटिव यानी कि और नेगेटिव आयन हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आर डीजनरेट। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी लेवल जो है अभी वह एक जैसी है, बराबर है।
when the ligands come closer to metal ion, the degeneracy of the d orbital get splitted। यहाँ पर ये छूट गया ऑफ। when the ligand come closer to the metal ion, जब metal ion जो है के पास में लिगेंड आता है तो जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो अलग अलग टूट जाते हैं। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड सच एस ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, जो एनर्जी अलग अलग लेवल में वो टूट रहे हैं, वह डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड किस प्रकार से वहाँ पर जनरेट हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और स्क्वायर प्लेन। जो अलग अलग प्रकार के शेप वाले हमारे जो कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहे हैं, उनके नेचर पर उनकी स्प्लिटिंग भी डिपेंड करती है और सभी कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे आप रिवाइज करके कंफर्म करिए। नेक्स्ट इज ये जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हम सबसे पहले देखें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जैसा कि हम देखा कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, उन्हें हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसे हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ये डबल डंबल शेप के होते हैं। आइए इसे देखें हम। अब जब ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जब स्प्लिटिंग होता है तो ये स्प्लिटिंग होने के बाद अलग अलग 2 लेवल के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होते हैं, T2g और EG ऑर्बिटल में। इसमें ध्यान देंगे कि जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल थे उसमें से DXY, DYZ और DZX जो है वो T2g ऑर्बिटल में टूटते हैं या चेंज हो जाते हैं, और जबकि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर जो है वह दोनों EG ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। तो ऑक्टाहेड्रल में DX स्क्वायर, DYZ, DZX T2g ऑर्बिटल में चेंज हो रहे हैं और DZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर इज EG ऑर्बिटल में चेंज हो रहे हैं। ये स्प्लिटिंग के नेचर को हमें ध्यान देना होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये नॉर्मल डीजनरेट ऑर्बिटल है, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर, ये 5 डी ऑर्बिटल हैं। जब लिगेंड मेटल के क्लोज आता है, जैसे ही मान लीजिए ये हमारा मेटल है और मेटल के पास लिगेंड्स आता है, तो वहाँ पर एक एनर्जी एक्सपीरियंस वो करते हैं और उस एनर्जी एक्सपीरियंस के कारण वहाँ उनकी एवरेज एनर्जी जो है वो डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी से थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड ये थोड़ा सा उससे अधिक है। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है जो ऑर्बिटल के क्रिस्टल फील्ड जनरेट होने के बाद होती है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है कि T2g ऑर्बिटल जो होते हैं वो एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी वाले हैं, तो उसे हमने उसे तीनों ऑर्बिटल को नीचे शो किया है, और EG ऑर्बिटल जो है वो एवरेज एनर्जी से अधिक होता है तो उसे हमने ऊपर शो किया है। तो यहाँ देखेंगे कि स्प्लिटिंग होने के बाद DXY, DYZ और DZX जो है वो नीचे आ गया, इसे हम T2g ऑर्बिटल कहते हैं, और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर जो है वह ऊपर की ओर चल गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि EG और T2g इन दोनों में एनर्जी गैप है, और ये जो एनर्जी गैप है उसे हम डेल्टा O, मतलब इसे हम डेल्टा O से शो करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो एनर्जी गैप है इसमें EG ऑर्बिटल के लिए एनर्जी गैप 3/5, मतलब जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसका 3/5 हिस्सा वाला हिस्सा ये ऊपर की ओर रहता है और 2/5 वाला हिस्सा नीचे की ओर होता है। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के रूप में शो करते हैं, और इसका वैल्यू CF SE इज इक्वल टू
0.4x प्लस 0.6y। यहाँ पर ध्यान देंगे y यानी कि जो ऊपर की ओर गया ये पॉजिटिव में है और -4x जो कि नीचे की ओर गया वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पर -0.4x, x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल जो कि नीचे की ओर है, और y नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल जो ऊपर की ओर है। तो इस फॉर्मूला के तहत हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हमें प्राप्त हो रहा है दैट इज़ -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O। सेम इसे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी समझ सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। ये जैसे ये इसके डी ऑर्बिटल्स हो गए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये इनकी एवरेज एनर्जी हो गई, क्योंकि जब आता है तो उनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि EG ऑर्बिटल जो है वो अब नीचे की ओर हो गया और T2g ऑर्बिटल जो है ऊपर की ओर हो गया, और इनमें भी जो एनर्जी गैप है उसको हम डेल्टा T के रूप में लिखते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा T के ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पर एवरेज एनर्जी से एनर्जी गैप जो मेंटेन हो रहा है ऊपर की ओर 2.5 और 2/5 और नीचे की ओर 3/5। तो सॉरी, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है उसका फॉर्मूला मिलता है -0.6x प्लस 0.4y डेल्टा T। तो इस फॉर्मूला से हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड करने में सहायता मिलती है। आइए बच्चों, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखें जिसमें इन थ्योरी का उपयोग करके उसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CrNH3 6 टाइम्स 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आपको मालूम है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका मतलब उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 अबव प्रिंसिपल के हिसाब से 4s2 3d5। 3d5 इसलिए है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो 4s से ज़्यादा है, इसलिए उसे बाद में लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3+ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब क्रोमियम 3+ स्टेट में मिलता है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेंगे? आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी 4s से एक निकला और 3d से 2 निकलेगा। तो जब क्रोमियम 3+ स्टेट में मिलेगा तो इसके 4s वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, वो 0 हो गया, और 3d जो 5 था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये 3d 3 हो गया है। तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ के स्टेट में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लिगेंड है दैट इज़ NH3 वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से उसके पास पेयरिंग कराने की कैपेसिटी नहीं होती, तो यहाँ पर देयर विल बी नो पेयरिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब NH3 इसके पास अप्रोच करेगा तो ये जो सिंगल यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ वेकेंट डी ऑर्बिटल है वहाँ पर NH3 के ये जो 6 नंबर में लिगेंड हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और आपको मालूम है कि वो एक पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल में ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जिसको कि हमने क्रॉस के रूप में शो किया है XX XX इस प्रकार से, तो D के 2 1 S और 3 P का, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें इस कॉम्प्लेक्स में मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं FeCN6 3-। यहाँ पर हमने पहले वाले एग्जाम्पल में वीक फील्ड लिया है, वीक लिगेंड को लिया है, यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी कि साइनाइड को ले रहे हैं। तो Fe26 में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यदि हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो 4s2 3d6 मिलता है। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3+ स्टेट में ये जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में से एक निकलेगा, तो अब ये हो जाएगा 3d5 4s0। यानी कि 3d वाले स्टेट में ऑर्बिटल में इसके पास 5 ऑर्बिटल है,
और Fe3+ स्टेट में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, इसे हम सिंगल सिंगल शो करेंगे 1 2 3 4 5। इसके पास अभी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड इसके पास अप्रोच करता है, और आपको मालूम है कि लिगेंड जो है साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से ये जो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो पेयर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, पेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, पेयर करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अलग अलग 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पर पेयरिंग हो गया। अब चूंकि इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, इसलिए ये सिंगल ही रहेगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जो लिगेंड हमें मिल रहा है वो इस जगह पर, यानी कि डी के 2, एक s और 3 p का ये ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें इस FeCN6 3- वाले कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। आइए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कुछ जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके एग्जाम्पल को भी देख ले। निकल CN4 2-। अब यहाँ पर निकल जो है जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम आर्गन जो नोबल गैस है उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। आर्गन के बाद 3d8 4s2, मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब निकल जो है ऑक्सीडेशन 2- स्टेट में मिलता है Ni2+, तो ये जो Ni2+ होने के लिए जो 4s वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है, तो ये 4s 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जब 4s 0 होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन, जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके कारण ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी भी पेयरिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और ये वेकेंट हो जाएगा। तो अब हमारे पास साइनाइड के लिए D से एक जगह हमें मिल गया, तो DsP2, तो ये भी इनर, चूँकि इनर वाला ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, ये इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल कहलाएगा DsP2। एक और एग्जांपल देखें जिसमें हमने एक वीक लिगेंड को लिया है, निकल Cl4 2-। यहाँ पर भी एग्जांपल में देखें कि जो निकल 2+ वाले स्टेट में 4s का इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये पहले वाले एग्जांपल जैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। जब क्लोराइड आयन जो है, जो कि लिगेंड है, ये यहाँ पर आता है, अब चूँकि ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो पाती, तो पेयरिंग नहीं होती तो ये दोनों जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, ये पेयरिंग नहीं हो पाते, और जो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी आउटर ऑर्बिटल से, S का 1 और P का 3 इसमें जाता है, तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो sp3 इस निकल Cl4 2- में हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमने अभी जो थ्योरी पढ़ा वो कंफर्म होता है कि किस प्रकार ये अपना बिहेवियर शो करते हैं। आइए बच्चों, अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देख लें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप सभी को मालूम है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो आइसोमेरिज्म की बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि जब इसको हम एक्वस स्टेट में डिसॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला तो सेम मिलता है, परंतु दोनों स्टेट में हमें अलग अलग आयन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा PtOH ट्वाइस NH3 4 टाइम्स SO4। तो यहाँ पर जब हमें इसका आयोनाइजेशन होगा तो हमें SO4 यानी कि सल्फेट आयन मिलेंगे, जबकि यहाँ पर हमें OH2 यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होंगे। तो फॉर्मूला सेम है परंतु आयन हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दोनों जो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है जो कॉम्प्लेक्स हैं इसमें लिगेंड इंटरचेंज होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर उनका चेंज होता है, जिससे PT है।
अब PTNH3 4 टाइम्स है, CuCl4 4 टाइम्स है। सेकंड वाले स्टेज में क्या मिल रहा है, ये PT जो है, जो पहले NH3 के साथ लिगेंड लिया हुआ है, अब वह क्या करेगा, एक्सचेंज करके क्लोराइड के साथ लिगेंड लेगा, और कॉपर जो है CuNH3 के साथ लिगेंड लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा CuNH3 4 टाइम्स हो गया और PtCl4 हो गया। तो ये इन दोनों ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो अब अलग अलग लिगेंड के साथ रिलेशन में है, यानी कि कंबाइंड स्टेट में है। थर्ड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरली ऐसे लिगेंड में हमें देखने को मिलता है जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। और बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड को कहते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं जो किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह दे सकते हैं। एक एग्जांपल देखें, CONH3 5 टाइम्स NO2 एंड Cl2। यहाँ पर NO2 जो है वो N से जुड़ा हुआ है यहाँ पर लिगेंड, और इस वाले एग्जांपल में O से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, यहाँ पर O इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो ये NO2 जो है एम्बी लिगेंड होने की वजह से इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल में ये शामिल हो रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट मतलब H2O हमें अलग अलग नंबर में मिलता है दोनों कंडीशन में। एग्जाम्पल इज CONH3 4 टाइम्स H2O Cl Br2। यहाँ पर H2O कॉम्प्लेक्स के अंदर है और इस वाले कॉम्प्लेक्स में H2O जो है वह बाहर है। तो ये हाइड्रोट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। बच्चों, मैंने इस आइसोमेरिज्म में एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो किसी भी जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके अराउंड उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये दो रूप में हमें मिलता है, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म में। सिस फॉर्म में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देखें, PtCl2NH3 2 टाइम्स। तो इसमें क्या हुआ, प्लेटिनम के साथ जो क्लोराइड आयन है, एक जैसे आयन एक तरफ है, दूसरे जैसे NH3 एक तरफ है। तो अगर इस प्रकार से अरेंजमेंट है तो उसे हम सिस फॉर्म बोलेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, प्लेटिनम के दोनों तरफ जो है, जैसे NH3 अब इस तरफ ऑपोजिट साइड में चला गया, क्लोरीन भी ऑपोजिट साइड में चला गया है। सिस वाले में एक साइड है, ट्रांस वाले फॉर्म में दोनों अलग अलग टाइप के उसमें पहुंच गए हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक विशेष टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसमें जो कंपाउंड होते हैं, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर ले तो उस फॉर्म को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या D, इसको कभी कभी हम प्लस के रूप में भी शो करते हैं। और यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो उसे हम लीवो रोटेटरी, जिसको कि हम L या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने के कारण इसे हम लीवो रोटेटरी L या माइनस के रूप में शो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि जब उनका हम मिरर इमेज लें तो वह सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो एसिमेट्रिक कार्बन वाले जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनके द्वारा MAB2 टाइप का एक पैटर्न होता है, वह ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। M मीन्स सेंट्रल मेटल आयन और A और B जो है वो लिगेंड है। जबकि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, जैसे MAAX2Y2, MAA2XY, MAA2X2। यानी यहाँ पर ये सभी लिगेंड, जो 6 लिगेंड हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए, इसमें MAAX2Y2 नेचर का एक हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ देखने को मिलता है, MAA2XY टाइप का और MAA2X2 टाइप का।
तो बच्चों, हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम एक ही वीडियो में शूट कर सकें। इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे जो प्रश्न बनते हैं, जो अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम में, जेईई या नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने बहुत सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। आइए उसे देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3Fe(F6)। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग बीएम में, बोर मैग्नेटॉन में। तो K3Fe(F6) का हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, कि सबसे पहले देखिएगा K3Fe(F6) में ये जो Fe है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 स्टेट में है। इसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये +3 यहाँ -6, तो ओवरऑल हो जाएगा 3। तो Fe जो है वो +3 स्टेट में है। +3 स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि उसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वहाँ पर नहीं है, वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो Fe 3+ वाले स्टेट में यहाँ पर S का दोनों इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा, तो इट विल बी 3d5 4s0। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इनके पास 5 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 5 अनपेड यानी कि n का वैल्यू 5 मिल रहा है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, μS = √n(n+2), वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो n की जगह पर हम 5 को वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो √5, 5 + 2, यहाँ पर 7 और 5 35 हो जाएगा, √35। तो इसका वैल्यू हमें मिलता है 5.91। तो 5.91 BM जो है वो इस K3Fe(F6) का मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। सेकंड एग्जांपल देखें। PtNH3,4Cl2Br2 and PtNH3,4Br2Cl2 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड लिंकेज आइसोमर्स। ये दोनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। अब यदि हम इसे देखें तो इसमें जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो हमें यहाँ पर ब्रोमाइड के आयन मिलेंगे और यहाँ पर क्लोराइड के आयन मिलते हैं। और आपको मालूम है कि जब हमें एक ही फॉर्मूला और अलग अलग आयन्स मिलते हैं तो उसे हम आयोनाइजेशन आइसोमर करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जिबिटेड बाय MnH2O6 आयन इज। ये जो MnH2O6 आयन है उसमें किस प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म मिलेगा या डायमैग्नेटिज्म मिलेगा, या ए और बी दोनों मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं मिलेगा, नन मिलेगा। तो आइए देखें बेटा, MnH2O6 यदि हम मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 27 होने के कारण आर्गन, 3d7 4s0। 2+ स्टेट में होने की वजह से 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया है। अब इनके पास हमारे पास 3d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि हम इन्हें ऑर्बिटल में शो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। अब चूंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, यानी कि यह पैरामैग्नेटिक होगा। क्योंकि यहाँ पर H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस मॉलिक्यूल के द्वारा पैरामैग्नेटिज्म शो किया जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोर मैग्नेटॉन ऑफ क्रोमियम CO6 इज CrCO6। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। आंसर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं 0, 2.84, 4.90, 5.92। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि CO यानी कि कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और
जीरो होने की वजह से जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे तो इसमें से 4s जो है वो एज इट इज़ रहेगा 3d5 4s1 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब हमें क्रोमियम देखने को मिलता है। अब जब CO आ रहा है एज ए लिगेंड और हमें मालूम है कि CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO के कारण क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग होगा। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो पेयर्ड हो जाएंगे और ये इसके पास चल जाएगा, ये इसके पास चल जाएगा, ये इसके पास चल जाएगा। इस प्रकार से 3 जो है वह पेयर्ड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे और बाकी जगह कार्बोनिल के लिगेंड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इसका वैल्यू जो है वो 0 आएगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, FeCN6 3 टाइम्स, CrCN6 3 माइनस, COCN6 3 माइनस, SCCN6 3 माइनस। अब इसमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसके द्वारा शो किया जाएगा। तो आइए अभी इसे देखिए कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। FeCN6 3 माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे कि Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, इसके बाहर के 4s2 और 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हमें मालूम है कि साइनाइड जो है वह एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यह पेयरिंग के लिए इसको प्रेशराइज करेगा और यहाँ से पेयर्ड होने के बाद हमें स्टेट मिलेगा, ये 2 पेयर्ड हो गए, अब केवल एक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n = 1 होगा। तो इसके द्वारा कुछ पैरामैग्नेटिज्म शो किया जाएगा क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CrCN6 3 माइनस, हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब Cr3+ में 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है ऑर्गन, देन 4s0 3d3। इसका मतलब ये है कि इसके 3d ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो n = 3 यहाँ पर हमें मिल रहा है। कोबाल्ट CN6 3 माइनस में कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन 3+ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने पर आर्गन 3d6 4s0। अब 3d6 है तो इसका मतलब इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें क्या है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 अनपेयर्ड है। पर हमें मालूम है कि साइनाइड जो है वह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो साइनाइड जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रभाव के कारण यहाँ पर पेयरिंग होती है और पेयरिंग होने के बाद ये जो लिगेंड्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों पेयर्ड ऑर्बिटल्स हमें देखने मिल रहे हैं, अनपेयर्ड एक भी नहीं है, इसलिए n = 0 है और इस वजह से COCN36 जो है वह एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इज SCCN6 3 माइनस, हियर स्कैंडियम 3+ स्टेट में है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पर हमें ये पता लगता है कि आर्गन के बाद उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, अर्थात इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सके और इस वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम इन चारों कंपाउंड को कंपेयर करें तो FeCN6 3 माइनस और CrCN6 3 माइनस, इन दोनों में CrCN6 3 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, अतः इसका आंसर CrCN6 3 माइनस होगा। तो इस प्रकार से यह जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वे सभी इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्ज़ाम में आए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हम इन एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई हैव ट्राइड टू समराइज ऑल दोज टॉपिक्स विच आर important from examination point of view. So please subscribe to my channel
and press the bell icon. Your support will encourage me to bring videos of all important topics. Thanks a lot.